जरा देखिए ये क्या हो रहा है। एक साथ रखकर काटे गए कागजों ने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया और कार्बन पर बने चित्र भी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। क्या यह चतुर्भुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक सकते हैं? नहीं। और ये चतुर्भुज, इन्होंने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। ऐसी आकृतियों को कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां हैं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं। ये त्रिभुज भी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। और यह चिन्ह सर्वांग समता का चिन्ह है। दो आकृतियों के आपस में सर्वांगसम होने का अर्थ है संगत भुजाओं की समानता व संगत कोणों की समानता। संगत भुजाएं या कोण वे भुजाएं या कोण होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। AB की संगत भुजा है PQ, BC की संगत भुजा है QR और AC की संगत भुजा है PR। इसी प्रकार कोण A का संगत कोण है कोण P, कोण B का संगत कोण है कोण Q, कोण C का संगत कोण है कोण R। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। एक त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की दशा में 3 की बराबरी की बात की जाती है, जिनमें कम से कम एक भुजा तो अवश्य होनी चाहिए। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। यह त्रिभुज सर्वांगसम है। एक दूसरे पर रखकर देखें, दोनों ने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया, यानी तीनों कोण भी बराबर हैं। त्रिभुजों की ऐसी सर्वांग समता को कहते हैं भुजा 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 या साइड 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 सर्वांग समता। इसे कहते हैं SSS सर्वांग समता। यहाँ दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हैं। यह भी सर्वांगसम है। इसे कहते हैं भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता। इन दो त्रिभुजों में एक भुजा और 2 कोण बराबर हैं। यह भी आपस में सर्वांगसम है। यह है कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल या फिर ASA सर्वांग समता। यह दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इनके कर्ण और एक भुजा बराबर हैं। यह आपस में सर्वांगसम है। इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड या RHS सर्वांग समता। आप फोटो स्टूडियो तो अवश्य गए होंगे। वहां आपने अलग अलग साइज की एक ही फोटो देखी होगी। इनकी शक्ल या रूप एक ही जैसा होता है। इन्हें हम समरूप कह सकते हैं। यह भी समरूप आकृतियां हैं। क्या ये सर्वांगसम है? नहीं, दोनों की भुजाओं की लंबाई में अंतर है। आइए कोणों की तुलना करें। ये कोण बराबर है, ये भी कोण बराबर है। इस प्रकार हम देखेंगे सभी कोण बराबर हैं।
आइए इन आकृतियों में कोणों की तुलना करें। यह कोण उसके बराबर है, यह भी बराबर है, यानी एक के चारों कोण दूसरे के चारों कोणों के बराबर हैं। अब भुजाओं की तुलना करते हैं। पहली आकृति की भुजा दूसरी आकृति की इस भुजा से दुगुनी है। इस प्रकार हम देखेंगे कि दोनों आकृतियों में भुजाओं के सभी जोड़ों का वही अनुपात है। तो निष्कर्ष यह निकला कि दो आकृतियों के समरूप होने की दो शर्तें हैं। पहली यह कि संगत शीर्ष कोण समान हों, या कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और कोण D बराबर कोण S। दूसरी शर्त है कि संगत भुजाओं में समानुपात हो। इन दो आकृतियों में AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CD बटा RS बराबर DA बटा SP। इसे इस तरह लिखा जाता है, ABCD समरूप है PQRS के, और यह विशेष चिन्ह समरूपता का चिन्ह है। सर्वांग समता की तरह ही त्रिभुजों की समरूपता की भी विशेष दशाएं हैं। इस बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं छोटे त्रिभुज की भुजाओं से 3 गुनी हैं। कोणों की तुलना करके देखें। यह कोण इसके बराबर है, दूसरा कोण और तीसरा कोण तीनों बराबर हैं। दोनों त्रिभुजों की भुजाओं में एक ही अनुपात 3:1 है और इनके तीनों संगत शीर्ष कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों परस्पर समरूप हैं। इसे कहते हैं भुजा 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 या साइड 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 या SSS समरूपता। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। यहाँ बड़े त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हैं और इनके बीच का कोण बराबर है। जांच करके देखें कि क्या तीसरी भुजा भी अपनी संगत भुजा की 1.5 गुनी है। अब इसको मोड़कर इसके ऊपर रखते हैं। यह 1.5 गुनी है, यानी तीनों भुजाएं अपनी संगत भुजाओं की समानुपाती हैं। कोणों की तुलना करें। यह कोण इसके बराबर है, यह कोण भी इसके बराबर है, यह भी, यानी तीनों संगत कोण समान हैं। इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसे कहते हैं भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड या SAS समरूपता। इन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत शीर्ष कोण बराबर हैं। इनकी भुजाओं की तुलना करें। यह इसकी दुगुनी है, और यह इसकी दुगुनी है। तीसरी भुजा भी अपनी संगत भुजा की दुगुनी है। दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत शीर्ष कोण समान थे। तीनों संगत भुजाओं में समानुपात है, अतः यह परस्पर समरूप हैं। इसे हम कहते हैं कोण 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 या एंगल 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 या फिर AAA समरूपता। क्या यहाँ त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ के समरूप है?
यहाँ कोण A बराबर कोण X, कोण B बराबर कोण Y और कोण C बराबर कोण Z है। जी हाँ, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ का, क्योंकि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के समान है। इसे कहते हैं AAA समरूपता। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज PQR के दो कोण त्रिभुज EFG के दो संगत कोणों के बराबर हैं। कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F। कोण R कितने अंश का होगा? तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः कोण R की माप होगी 180 घटा 120 बराबर 60 अंश। इसी तरह कोण G भी 60 अंश का होगा। अतः त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज EFG का। यही है कोण 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 समरूपता। इसे हम कोण कोण या एंगल एंगल समरूपता भी कह सकते हैं। त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने में इसी कोण कोण समरूपता का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। समरूपता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सर्वांग समता इसकी एक विशेष स्थिति है। समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वांग समता में संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए समरूपता के चिन्ह में बराबर का चिन्ह लगाकर सर्वांग समता का चिन्ह बनाया गया है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। Let us see
What is going on here? Papers are being cut and look, they cover each other completely. These carbon designs, they also cover each other completely. Do these two quadrilaterals cover each other completely? No. And what about these? Yes, they cover each other completely. Such figures are called congruent figures. Congruent figures are those figures which can cover each other completely. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is the sign of congruence. Congruency of two geometrical figures implies equality of the corresponding sides and equality of the corresponding angles. The side corresponding to AB is PQ. The side corresponding to BC is QR and the side corresponding to AC is PR. The angle corresponding to angle A is angle P, the angle corresponding to angle B is angle Q and the angle corresponding to angle C is angle R. Thus triangle ABC is congruent to triangle PQR. Although a triangle has 6 parts, 3 sides and 3 angles, only 3 of them are needed to determine congruence, but at least one of the 3 must be a side. Here, 3 sides of a triangle are equal to 3 sides of the other triangle. Therefore, these triangles are congruent. Now put one on the other. They cover each other completely. It means their corresponding angles are also equal to each other. This congruence of triangles is known as side-side-side congruence or SSS congruence. Here, 2 pairs of sides and their included angles are equal. Therefore, these triangles are congruent. It is called side angle side or in short SAS congruence. In these two triangles, one side and 2 angles are equal. These are also congruent triangles. This is angle side angle or simply ASA congruence. These two triangles are right-angled triangles. Their hypotenuse and one of the 2 sides are equal. These triangles are also congruent triangles. This is called right angle hypotenuse side congruence or in short RHS congruence. You must have seen such photographs at a photographer's shop. They are of different size, but they all are alike. They are said to be similar. These two are similar, but are they congruent? No, because their sides are of different lengths. Now let us compare the angles of these figures one by one. Yes, they are equal. Now, let us compare the angles of these figures one by one. Thus we see that all the 4 angles are equal to the 4 corresponding angles of the other. Now, we'll compare the sides. This side
is double the side of the first one. The second side is also double the second side of the other figure. Similarly, the third and the fourth sides are also double their corresponding sides. So the ratio of all the sides is the same. For two figures to be similar, the two necessary conditions are: their corresponding angles must be equal, that is, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and angle D is equal to angle S. And the ratio of the corresponding sides should be the same, that is, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to CD upon RS, which is equal to DA upon SP. This similarity can be written like this: ABCD is similar to PQRS. This special sign stands for similarity. Like congruency, there are special conditions for similarity of triangles too. The three sides of this larger triangle is 3 times the sides of the smaller triangle. Let us compare the angles. These are equal angles. Similarly, the second and the third pairs of angles are also equal. The ratio of the three pairs of sides is the same, and that is 3:1, and the corresponding three angles are also equal. Therefore, the two triangles are similar. This is called side-side-side or SSS similarity. Now, look at these two triangles. Here, two sides of the larger triangle are 1.5 times the two sides of the smaller triangle, and the angles contained by these two pairs of sides are also equal. Let us check whether the third side is also 1.5 times its corresponding side. Yes, it is 1.5 times. It means that all the three sides have the same ratio with their corresponding sides. Now, let us compare the remaining two angles. The angles are also equal to their corresponding angles. So, all the three angles are equal to their corresponding angles. Thus, the two triangles are similar. This is known as side angle side or SAS similarity. In these triangles, the three pairs of corresponding angles are equal. Now let us compare their sides. This side is double of the smaller one. The second side is also double of the second side of the smaller triangle. And similarly, the third side. The three angles of the two triangles were given to be equal. We find that their corresponding sides have the same ratio, that is 2:1. So these triangles are similar. This condition of similarity of triangles is known as angle-angle-angle or AAA similarity. Is triangle ABC similar to triangle XYZ? Here, angle A is equal to angle X
angle B is equal to angle Y and angle C is equal to angle Z. Yes, triangle ABC is similar to triangle XYZ because the three angles of the first triangle are equal to the corresponding angles of the second triangle. This is AAA similarity. Now, look at these two triangles. The two angles of one triangle PQR are equal to the corresponding angles of the other triangle EFG. That is, angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. What is the measure of angle R? The sum of the three angles of a triangle is 180 degrees. Therefore, angle R will be 180 degrees minus 120 degrees, which is equal to 60 degrees. Similarly, angle G is also 60 degrees. So, triangle PQR is similar to triangle EFG. This is angle-angle-angle similarity or angle-angle similarity or AA similarity. Angle-angle similarity is widely used in proving the triangles similar. Thus, we have seen that similarity is a much wider term. Congruency is just a special case of similarity. In case of similarity, the ratio of the corresponding sides may be any number, but in case of congruency, the ratio of the corresponding sides must be 1:1. That is why the sign of similarity along with the sign of equality makes the sign of congruency. Thus, congruent figures are always similar, but similar figures are not necessarily congruent.